हेलो एवरीवन, दिस इज सिद्धार्थ पटेल एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस लेक्चर में हम जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ऑल्दो हम इस टॉपिक पे बहुत बार बात कर चुके हैं। जब हम ऑर्डिनरी बिल को देख रहे थे तब हमने बात की थी, मनी बिल या फाइनेंशियल बिल को जब हम पढ़ रहे थे तब हमने बात की थी। लेकिन इस लेक्चर में हम एकदम डिटेल्ड में समझेंगे कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेस कब होती है और अगर लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तब बिल का क्या होता है। ठीक है, सो द स्टेटस ऑफ द बिल व्हेन लोकसभा डिसॉल्व्स इज, ये प्रिलिमिनरी के लिए, प्रिलिमिनरी फैक्ट के लिए ये वाली चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम दोनों चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। जॉइंट सिटिंग इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मशीनरी प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजॉल्व अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ओवर द पैसेज ऑफ द बिल। टू रिजॉल्व अ डेडलॉक, रिजॉल्व अ डेडलॉक मतलब कि लोकसभा ने मान लो कोई बिल पास कर दिया और राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही, तो डेडलॉक की सिचुएशन हो गई। या राज्यसभा ने कोई बिल पास किया, लोकसभा नहीं कर रही है, तो डेडलॉक की सिचुएशन हो गई। सो डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन रखा गया है। ठीक, अ डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस अंडर एनी ऑफ द फॉलोइंग थ्री सिचुएशन आफ्टर द बिल हैज बीन पास्ड बाय वन हाउस एंड ट्रांसमिटेड टू द अदर हाउस। तीन सिचुएशन में डेडलॉक होता है। इन तीन सिचुएशन में डेडलॉक होता है। वो कौन कौन सी तीन सिचुएशन है? इफ अ बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, फॉर एग्जांपल लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने रिजेक्ट ही कर दिया कि हम इस बिल को पास ही नहीं करेंगे। सो ये फर्स्ट कंडीशन। इफ द हाउस हैव फाइनली डिसएग्रीड एज द अमेंडमेंट टू बी मेड इन द बिल। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल लोकसभा ने पास किया बिल, लोकसभा हैज पास्ड, हम लोग ब्लैक स्लाइड में कर लेते हैं ना, ज्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा पास्ड, देन राज्यसभा ने भी पास किया है बट विथ सम अमेंडमेंट, पास्ड विथ सम अमेंडमेंट, with some amendments। और ये वाले जो अमेंडमेंट्स हैं ये लोकसभा को मंजूर नहीं है, ये लोकसभा को मंजूर नहीं है। तो अगेन द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, फिर से सिचुएशन कौन सी हो जाएगी? डेडलॉक। क्योंकि जो राज्यसभा ने जो अमेंडमेंट से पास किया, लोकसभा ने एक बिल पास किया, लोकसभा उस बिल को राज्यसभा के पास भेजता है, राज्यसभा वो बिल पास कर देती है लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स करती है राज्यसभा जो बिल लोकसभा ने भेजा है। तो अगर राज्यसभा ने कुछ अमेंडमेंट किए तो वो वापस लोकसभा के पास में जाएगा इन अमेंडमेंट्स को वापस से देखने के लिए कि लोकसभा इन अमेंडमेंट पे एग्री करती है कि नहीं करती है। तो लोकसभा फिर इसे पास नहीं करती है तो डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है। सो एक कंडीशन ये हो गई। एक कंडीशन ये थी कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा उसे पास ही नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर दिया ऑल टुगेदर, उनको इस बिल को रिजेक्ट ही कर दिया, राज्यसभा ने पास ही नहीं कर रही है। तो फर्स्ट कंडीशन वो हो गई। सेकंड कंडीशन ये वाली है। एंड थर्ड कंडीशन कौन सी है? इफ मोर देन 6 months हैव lapsed from the date of receipt of the bill by the other house without being passed by it। अगर 6 महीने हो जाते हैं दोनों हाउसेस में, जैसे मान लो इसी कंडीशन में 6 महीने तक, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा के पास बिल है और 6 मंथ हो जाते हैं, 6 मंथ्स का टाइम हो जाता है और राज्यसभा कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर बिल को हम बोलेंगे कि बिल एक डेडलॉक की एक सिचुएशन आ गई है कि राज्यसभा इस बिल को पास नहीं कर रही है। चीजें क्लियर है? आ गया समझ में आपको यहां तक? सो आपको ये चीज समझ में आ गई है कि डेडलॉक कब कब हो सकता है, जॉइंट सिटिंग की क्या क्या प्रोविजन है, कब तक डेडलॉक हो सकता है। डेडलॉक की ये तीन सिचुएशन, 3 सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, डेडलॉक की ये 3 सिचुएशन है। ये चीज भी हमें क्लियर है। If in the above 3 situations, the president can summon both the houses to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill। जॉइंट सिटिंग के लिए कौन बोलते हैं? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट कैन समन, प्रेसिडेंट बोलते हैं जॉइंट सिटिंग के लिए। प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर थ्रू आर्टिकल 74। रिवीजन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? आर्टिकल 74 क्या बोलता है? आर्टिकल 74 बताता है कि प्रेसिडेंट वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर। So president can summon both the houses to meet in a joint sitting for the purpose of deliberating and voting on the bill।
अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि आप ज्वाइंट सिटिंग के लिए बोलिए, तब ज्वाइंट सिटिंग को इनिशिएट किया जाता है, प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग को सम्मन करते हैं, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे इसको एक्सरसाइज करते हैं, इस पावर को। It must be noted here the provision of joint sitting is applicable to ordinary bill or the financial bill only and not to money bill or the constitutional amendment bill. In case of money bill, the Lok Sabha has overriding power while the constitutional amendment bill must be passed by each house separately. हमें इस चीज को ध्यान में रखना है। मनी बिल में आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा होगा, जो मनी बिल का लेक्चर है उसमें हमने देखा था लोकसभा हैज मोर पावर कंपेरेबल टू राज्यसभा। लोकसभा के पास ज्यादा पावर है, राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल सेपरेटली पास होने चाहिए। जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग कौन कौन से बिल में हो सकती है? पहला है फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल भी हमने देखा था, आपने फाइनेंशियल बिल वाले लेक्चर में देखा होगा कि जॉइंट सिटिंग हो सकती है, फाइनेंशियल बिल। सेकंड ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल जॉइंट सिटिंग कब नहीं होती है? मनी बिल में नहीं होगी, मनी बिल and constitutional amendment, and constitutional amendment bill। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन नहीं है, और फाइनेंशियल बिल और ऑर्डिनरी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है। ज्वाइंट सिटिंग कौन समन करते हैं? प्रेसिडेंट। अंडर आर्टिकल 34, अंडर आर्टिकल 74 सॉरी, ठीक है, कौन करते हैं? प्रेसिडेंट। ज्वाइंट सिटिंग के ऊपर प्रिसाइड कौन करते हैं? ज्वाइंट सिटिंग पे कौन करते हैं? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, अगर स्पीकर ऑफ द लोकसभा भी नहीं है उस दिन प्रेजेंट, तो फिर कौन? डेप्यूटी स्पीकर। ठीक है, अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो फिर कौन? डेप्यूटी स्पीकर। अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो फिर कौन? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इस पूरे फ्लो चार्ट में कहीं भी हमने देखा क्या कि प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है सॉरी, अगर ज्वाइंट सिटिंग पे प्रिसाइड करते हैं स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा उस दिन प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर रहेंगे, डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो कौन है? डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा है। लेकिन कहीं से कहीं तक नो रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, नो रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और जबकि वाइस प्रेसिडेंट क्या है? राज्यसभा के चेयरपर्सन है। इतनी चीज क्लियर हुई। किस किस में ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है, किन बिल में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है, कौन उस पर प्रिसाइड करेंगे, कौन प्रिसाइड नहीं करेंगे। अब स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट इसका जल्दी से, क्योंकि लिखोगे तो नहीं तुम लोग कॉपी में। ठीक है, हो गया। देन हम वापस हमारी स्लाइड पे चलते हैं। It must be noted that the provision of joint sitting is applicable to ordinary bill or financial bill only. Only. ये चीज भी क्लियर है। In renocking the period of 6 months, no account can be taken of any period during which the other house to which the bill has been sent is prorogued or adjourned for more than 4 consecutive days. अब मान लो कि लोकसभा में बिल पास हो गया, पास गया राज्यसभा में, ठीक है। सो
6 महीने में कितने दिन होते हैं? 180 समझ लो, ठीक है, 180 डेज। क्या दिक्कत है? राज्यसभा 180 डेज, 180 डेज। अगर ये डेडलॉक होता है, अगर ये 180 डेज में राज्यसभा इस बिल को पास नहीं करती है तो क्या हो जाएगा? डेडलॉक हो जाएगा। और डेडलॉक होगा तो होगी ज्वाइंट सिटिंग, डेडलॉक हो गया। लेकिन उसमें बोला था कि अगर 4 छुट्टियां पड़ रही है, मान लो राज्यसभा अपना काम कर रही है, राज्यसभा का सेशन है और 4 लगातार छुट्टियां पड़ गई, किसी भी कारणवश छुट्टी पड़ गई, कोई त्योहार आ गया, ठीक है, कोई फेस्टिवल वगैरह आ गया तो 4 दिन की छुट्टी दे दी, मान लो होली पे 4 दिन की छुट्टी दे दी राज्यसभा को, ठीक है। सो उन 4 दिन को इन 180 डेज में काउंट नहीं किया जाएगा, 180 - 4, ठीक है। अगर सैटरडे संडे छुट्टी आती है वो बात अलग है, लेकिन अगर 4 लगातार छुट्टी आ रही है तो फिर इनको हम 180 डेज में काउंट नहीं करेंगे, इन्हें आप आगे ले जाइए, मतलब आगे कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए। इसमें कुछ भी ऐसा टेक्निकल नहीं है, बस ये है कि 4 छुट्टी जब आती है तो हम उन 4 दिन को नहीं गिनते हैं, हम पूरे 180 डेज लेके ये डेडलॉक देखते हैं। क्लियर है इतना? ये चीज भी समझ में आ गई? If the bill under dispute has already lapsed due to dissolution of Lok Sabha, no joint sitting can be summoned. अब लोकसभा डिसॉल्व हो गई है तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। आफ्टर द प्रेसिडेंट नोटिफाइज हिज इंटेंशन टू समन अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेज, नन ऑफ द हाउस कैन प्रोसीड फर्दर विद द बिल। अगर प्रेसिडेंट ये नोटिस भेज देते हैं, वो अपना इंटेंशन बता देते हैं कि हमें ज्वाइंट सिटिंग करनी है, तो फिर इस बिल पे आगे चर्चा नहीं होगी, इस बिल पे आगे चर्चा नहीं होगी। ये चीज क्लियर है? अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर नहीं होगा कि इफ अ बिल अंडर अ डिस्प्यूट हैज ऑलरेडी लैप्स्ड ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, नो जॉइंट सिटिंग कैन बी समन। इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझिए। अब जो मैं बताने वाला हूं वो प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप भी समझिएगा। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा, हम बोलते हैं ना बीच बीच में सरकार गिर जाती है या फिर चुनाव आ जाते हैं तो लोकसभा डिसॉल्व होती है, हमें पता ना हर 5 साल में लोकसभा डिसॉल्व होती है इलेक्शन से पहले, या कई बार सरकार बीच में भी मान लो मेजॉरिटी नहीं होती है तो भी सरकार गिर जाती है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है। तो उस केस में अगर कोई पार्लियामेंट में बिल चल रहा है, बिल पेंडिंग है, तो उसका क्या होगा हम उसे समझते हैं, ठीक है। स्टेटस ऑफ बिल, जब लोकसभा का डिसॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है, इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, ठीक। अगर डिसॉल्यूशन हो जाता है, सिर्फ आप इसी समझिए, स्टेटस ऑफ बिल इन केस ऑफ डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा, तब क्या होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा ने बिल पास कर दिया है और राज्यसभा ने, फर्स्ट सिचुएशन, और राज्यसभा बिल पास नहीं कर रही है, तब क्या होगा। लोकसभा ने बिल पास कर दिया है और राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। हम डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा देख रहे हैं कि डिसॉल्यूशन में क्या केस होता है, ठीक है। डिसॉल्यूशन हो गया है, ऐसा हुआ था ट्रिपल तलाक के केस में। अभी जब 2014 में गवर्नमेंट जब ट्रिपल तलाक बिल लेके आई थी तो लोकसभा में पास हो गया था, राज्यसभा में नहीं हुआ और इलेक्शन आ गए तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई। तब उस बिल का क्या होगा, तब वो बिल हो जाएगा लैप्स। तब क्या होगा, वो बिल हो जाएगा लैप्स। लैप्स इसलिए होता है क्योंकि राज्यसभा परमानेंट चैम्बर है, लोकसभा क्या होता है, डिसॉल्व हो जाती है, फिर 5 साल बाद नई सरकार बनती है। तो ऐसा माना जाता है कि जो सरकार बिल लेके आई है, जो सरकार बिल लेके आई थी, अब उनकी सरकार तो चली गई है, अब हम आने वाली सरकार को देखेंगे ना कि वो इस बिल को पास करना चाहती है, नहीं करना चाहती है। अल्टीमेटली लोकसभा रिप्रेजेंट द नोशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब जो पुरानी वाली सरकार थी वो बिल लेके आई, लेकिन वो लोकसभा डिसॉल्व हो गया,
लेकिन अब जो नई सरकार आई है ये रिप्रेजेंट करेगी ना लोगों को, हम पुरानी सरकार अब थोड़ी ना रिप्रेजेंट करेगी। पुरानी सरकार को क्या पता कि लोगों को क्या चाहिए था क्या नहीं चाहिए था। अब जो नई लोकसभा आएगी, मतलब जो नई लोकसभा होगी वो लोगों को रिप्रेजेंट करेगी। सो हम देखेंगे कि नई लोकसभा क्या करती है, नई लोकसभा इस बिल को पास करती है नहीं करती है। हमें आपको बस इतना ध्यान रखना है कि लोकसभा ने बिल पास हो गया और राज्यसभा ने उस बिल को पास नहीं किया और इतने में लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो वो बिल हो जाएगा लैप्स। क्योंकि ऐसा मानना है, इसके पीछे रीजन ये है कि लोकसभा रिप्रेजेंट द नोशन वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जिस लोकसभा ने बिल पास किया था, जो लोकसभा लोगों को रिप्रेजेंट कर रही थी, अब वो लोकसभा ही नहीं बची, अब वो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई। तो फिर हम इस बिल का क्या करेंगे? अब नई लोकसभा आएगी तो देखेंगे कि नई वाली लोकसभा को पास करना होगा तो वो पास करेगी, फिर राज्यसभा, फिर देखा जाएगा, है ना। ये सिचुएशन आपको क्लियर हो गई। सेकेंड सिचुएशन, बिल आया मान लो राज्यसभा में। अब बिल राज्यसभा से इंट्रोड्यूस हुआ, राज्यसभा ने कर दिया पास और लोकसभा ने पास नहीं किया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। ठीक है, यहाँ पे लोकसभा क्या हो गई? डिसॉल्व हो गई। जैसे ही राज्यसभा ने बिल पास किया वैसे ही लोकसभा हो गई डिसॉल्व। फिर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे नॉट, मैं नॉट लिख रहा हूं, ठीक है, नॉट लैप्स, इट विल नॉट लैप्स। ग्रामर पे ध्यान मत देना, सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान दो। इट विल नॉट लैप्स, क्योंकि यहां राज्यसभा ने पास कर दिया है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मतलब अब जब नई लोकसभा आएगी तो वो इसे पास कर देगी। राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर, राज्यसभा ने तो पास कर दिया है ना, राज्यसभा इज अ परमानेंट चैम्बर। राज्यसभा ने अगर बिल को पास कर दिया है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो जो नई लोकसभा आएगी उस लोकसभा में उस बिल को टेबल कर दिया जाएगा और वो बिल लैप्स नहीं हुआ है। ठीक है, वो बिल लैप्स नहीं हुआ है। पुराने वाले केस में क्या था कि लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा ने नहीं किया और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, तो बिल लैप्स हो जाता है। सेकेंड वाले केस में यह था कि बिल का इंट्रोडक्शन ही राज्यसभा में हुआ है, राज्यसभा ने पास कर दिया, लेकिन लोकसभा उस टाइम नहीं है, सरकार नहीं है, सरकार गिर गई है या फिर इलेक्शन का टाइम है, तो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है। तो लोकसभा डिसॉल्व है, तो वो जैसे ही नई सरकार आएगी, जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, वैसे ही बिल लोकसभा में लेके आएंगे और लोकसभा पास कर देगी, तो वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर है? ले लो स्क्रीनशॉट, जिसने कॉपी में नहीं बनाया है। बनाया कि नहीं बनाया, हाथ चलाना है आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही लिखता रहूं, आप लोगों को भी लिखना है। हो गया? देन फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में बिल पास हो गया, राज्यसभा में भी बिल पास हो गया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के पास में है, प्रेसिडेंट के एसेंट चाहिए यहां पे बिल में, और प्रेसिडेंट ने एसेंट अभी तक दिया नहीं है। ठीक है, नॉट गिवन एसेंट। प्रेसिडेंट हैज नॉट गिवन एसेंट। अब बिल जो है वो लोकसभा से पास हो गया, हम थर्ड कंडीशन देख रहे हैं। हमने फर्स्ट एंड सेकंड देख लिया, अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी बिल पास हो गया, और हमने देखा जब दोनों से पास में हो जाता है तो कहां जाता है? प्रेसिडेंट के पास में। अब प्रेसिडेंट का एसेंट के लिए बिल रखा है और इतने में लोकसभा डिसॉल्व हो गई, इतने में चुनाव आ गए, प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया, सो द बिल विल नॉट लैप्स। बिल विल नॉट लैप्स, यहां पे बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया, अब सिर्फ प्रेसिडेंट के पास में एसेंट के लिए है, तो बिल विल नॉट लैप्स। जब नई सरकार आएगी तो प्रेसिडेंट एक बार उनसे पूछ लेंगे कि साइन दे दूं मैं इस पे, सिग्नेचर कर दूं, तो नई सरकार को जैसा लगेगा वैसे बता देंगे। वो बोल देंगे कि नहीं तो एब्सोल्यूट वीटो हो जाएगा और प्रेसिडेंट सिग्नेचर दे देंगे, अपना एसेंट दे देंगे, तो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये चीज क्लियर है? ऐसा भी होता है। हमने लोकपाल बिल में क्या हुआ था, आखिरी दिन जब 2014 में गवर्नमेंट थी, मतलब 2014 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट जा रही थी, आपको ध्यान, हमने वीटो पावर पढ़ा था। वीटो पावर में हमने देखा था कि कई बार सरकार क्या करती है, सरकार ऐसा करती है कि उनको पता होता है कि अब हमारी सरकार आना नहीं है, तो वो बिल ऐसा लेके आती है कि पास हो जाए वो।
तो मान लो जैसे लोकपाल बिल है, तो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने उसको एसेंट नहीं दिया। अब नई सरकार आई तब प्रेसिडेंट ने उनसे पूछा कि पुरानी सरकार चली गई और नई सरकार आई है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट ने उनसे पूछा कि एसेंट देना है कि नहीं देना, तो नई सरकार ने बोला अभी मत देना, बाद में देखेंगे। लेकिन फिर बाद में एसेंट देना पड़ा प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो मीडिया वगैरह में आ गया था, ठीक है। सो इस केस में बिल लैप्स नहीं होगा। आपको ये समझ में आ गया, ये वाला कॉन्सेप्ट, ये रियल एग्जांपल दिया था जो मैंने बताया, ये वाली चीज क्लियर है। फॉर एग्जांपल अब लोकसभा में कोई बिल है, फोर्थ कंडीशन देख रहे हैं, लोकसभा में बिल है, बिल पेंडिंग है अभी, देन राज्यसभा में तो गया ही नहीं है, अभी राज्यसभा में पहुंचा ही नहीं है। अब लोकसभा में बिल पेंडिंग है और राज्यसभा तक गया ही नहीं है। अब क्या होगा, अब बिल क्या होगा, बिल लैप्स होगा कि नहीं होगा? अब बिल लैप्स हो जाएगा क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो गई। हम ये कौन सा केस देख रहे हैं? हम देख रहे हैं स्टेटस ऑफ द बिल व्हेन लोकसभा डिसॉल्व। ये जो हम कंडीशन देख रहे हैं ये हम उस टाइम की देख रहे हैं कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है और जो पार्लियामेंट में जो बिल होते हैं उनका क्या होता है, ठीक है। मान लो कल सरकार गिर जाए तो अभी जो पार्लियामेंट में जो बिल्स वगैरह हैं उनका क्या होगा, तो उस चीज को हम देख रहे हैं। लोकसभा में बिल पेंडिंग है और लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई और राज्यसभा तक गए ही नहीं, तो वो बिल लैप्स हो जाएगा क्योंकि लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई। सो बिल विल लैप्स, तब बिल लैप्स हो जाएगा। ये वाली चीज क्लियर है, ठीक है। अगर लोकसभा डिसॉल्व होने से पहले प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग के लिए इंटेंशन बोल देते हैं कि अब ज्वाइंट सिटिंग होगी उस बिल की, ठीक, और अभी लोकसभा डिसॉल्व नहीं हुई है, तो वो बिल लैप्स नहीं होता है क्योंकि उसको ज्वाइंट सिटिंग के लिए रखा गया है। तो अब जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तब वो बिल देखा जाएगा कि क्या करना है। अगर मान लो लोकसभा ने पास किया, पास, राज्यसभा ने पास किया, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया। लोकसभा से बिल पास हो गया, सिक्स्थ कंडीशन, लोकसभा से बिल पास हो गया, राज्यसभा से बिल पास हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं दिया, प्रेसिडेंट ने इसे रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है इस बीच में, तो बिल लैप्स होगा कि नहीं होगा? बिल विल नॉट लैप्स। यहां पे बिल लैप्स नहीं होगा क्योंकि बिल ऑलरेडी रिकंसिडरेशन के लिए आया है। मतलब ऑलरेडी रिकंसिडरेशन के लिए आया तो लोकसभा देख लेगी जो नई लोकसभा होगी कि उस बिल को पास करना है या नहीं करना है, राज्यसभा भी चेक कर लेगी और फिर वापस प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, तो वो प्रोसेस ही पूरी फिर से होनी है, इसलिए बिल लैप्स नहीं होता है। मान लो लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट ने एसेंट नहीं, प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेज दिया और इस बीच में लोकसभा गिर जाती है, ठीक है, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो फिर यहां पे क्या होगा? तो यहां पे बिल लैप्स नहीं होगा क्योंकि रिकंसिडरेशन के लिए प्रेसिडेंट ने भेजा है, तो लोकसभा राज्यसभा फिर से पास करेगी, फिर प्रेसिडेंट के पास में जाएगा। सो इस केस में क्या होगा? इस केस में बिल लैप्स नहीं होगा। आई होप आपको ये सारी कंडीशन समझ में आ गई होगी। आपने अपनी पॉइंट्स डायरी में बना लिया होगा कि स्टेटस ऑफ द बिल व्हेन लोकसभा डिसॉल्व, ठीक। इफ द बिल अंडर डिस्प्यूट आफ्टर प्रेसिडेंट नोटिफाई द इंटेंशन, ये हमने देख चुके थे ज्वाइंट सिटिंग वाला। The Speaker of the Lok Sabha presides over the joint sitting of the two houses and the Deputy Speaker in his absence. If the Deputy Speaker is also not present from joint sitting, the Deputy Chairman of the Rajya Sabha presided. ये वाली चीज हम देख चुके हैं कि कौन स्पीकर, सब स्पीकर प्रेसाइड करते हैं मीटिंग पे, स्पीकर भी नहीं होते तो जो डेप्यूटी स्पीकर है और डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो जो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, डेप्यूटी चेयरपर्सन है, वो प्रिसाइड करेंगे। इफ ही इज ऑल्सो एब्सेंट, such other person as may be determined by the member at the joint sitting presides over the meeting. अगर वो भी नहीं है तो फिर जो members decide करेंगे वो मीटिंग के ऊपर प्रिसाइड करेंगे। क्लियर है? It is clear that chairman of Rajya Sabha does not preside over the joint sitting
एज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हमने वाइस प्रेसिडेंट में क्या देखा था कि वाइस प्रेसिडेंट ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ नॉर लोकसभा नॉर राज्यसभा, वो कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस हमने देखा था। सो वाइस प्रेसिडेंट इस पे प्रिसाइड नहीं करते हैं, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा मीटिंग पे प्रिसाइड नहीं करते हैं। The quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total member of the two houses. The joint sitting is governed by the rules and procedure of Lok Sabha and not of Rajya Sabha. The joint sitting governed through the rules and procedure of the Lok Sabha. The joint sitting governed through the rules and procedure of the Lok Sabha and not of Rajya Sabha. लोक सभा के रूल्स एंड प्रोसीजर से ज्वाइंट सिटिंग होगी, ना कि राज्यसभा के रूल्स एंड रेगुलेशन से। क्योरम क्या होता है? क्योरम मैंने बताया था कि टोटल स्ट्रेंथ के 1/10 मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए। 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ प्रेजेंट होने चाहिए। 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ, 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ के मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए दोनों हाउसेस के मिला के, तो उसे हम बोलते हैं क्योरम। ठीक है, ये मैंने आपको बारिश वाला एग्जांपल भी देके बताया था कि जब हम स्कूल जाते हैं और जिस दिन बारिश होती है और मान लो 2-3 बच्चे आते हैं तो टीचर भी नहीं पढ़ाती है, क्योंकि टीचर को पता होता है कि अगले दिन फिर से तो उस चीज पे डिस्कशन करना है, तो आज क्यों करें। तो एक 1/10 स्ट्रेंथ होनी चाहिए दोनों हाउस की मिलके, तब जाके ज्वाइंट सिटिंग प्रिसाइड होगी, तब जाके ज्वाइंट सिटिंग कंक्लूड होगी, नहीं तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगी। उसे हम बोलते हैं क्योरम। ये चीज भी आपको क्लियर है? The quorum to constitute a joint sitting is 1/10 of the total member of the two houses. The joint sitting is governed by the and not of Rajya Sabha. ये वाली चीज भी क्लियर है? यहां तक समझ में आया है कि नहीं आया है? फिर क्या है? If the bill is in dispute passed by majority of total member of both the houses present and voting in the joint sitting, the bill is deemed to be have been passed by both the houses. इसमें नॉर्मली वही चीज है जो मैंने आपको बताया था कि जितने भी मेंबर्स हैं, मान लो ज्वाइंट सिटिंग में हम मान लेते हैं कि ज्वाइंट सिटिंग में 600 लोग प्रेजेंट है, ठीक है। तो उन 600 में से 301 लोगों ने पास कर दिया, तो फिर बिल क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। तो फिर बिल पास माना जाएगा। और ये ज्वाइंट सिटिंग में यूजुअली हो जाता है बिकॉज लोकसभा मेंबर आर डबल ऑफ राज्यसभा। लोकसभा मेंबर आर डबल ऑफ राज्यसभा। लोकसभा की स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, राज्यसभा की स्ट्रेंथ कम है, और लोकसभा फ्लोज विद द गवर्नमेंट। तो जॉइंट सिटिंग में यूजुअली बिल्स पास हो जाते हैं बिकॉज लोकसभा मेंबर्स आर द डबल ऑफ द राज्यसभा। ये वाली चीज भी क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है? Normally the Lok Sabha with the greater number wins the battle in the joint sitting. The Constitution has specified that at joint sitting, new amendments to the bill cannot be proposed except in 2 cases. Constitution में ये बताया गया है कि जब joint sitting होगी तब नए amendment नहीं propose किए जा सकते except in 2 cases. अब 2 cases कौन से हैं? हमारा इंटरेस्ट यहाँ पे except in 2 cases, मतलब ये 2 cases कौन है, हम इसे देखते हैं। Those amendments that have caused final disagreement between the two houses. कुछ एग्रीमेंट, कुछ डिसएग्रीमेंट होते हैं ना, मान लो एक इतना बड़ा गवर्नमेंट बिल लेके आई, बिल कोई 1-2 लाइन का तो होगा नहीं, काफी पेजेस में होता है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब मान लो कि बिल सिर्फ इसीलिए राज्यसभा पास नहीं कर रही थी क्योंकि उनको ये पॉइंट नंबर 3 अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए बिल राज्यसभा पास नहीं कर रही थी। तो अगर इस प्रोविजन को हटाने से ये बिल अगर पास होता रहेगा जॉइंट सिटिंग में, तो ये वाला अमेंडमेंट जॉइंट सिटिंग में कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ? फर्स्ट वाला पॉइंट क्लियर हुआ आपको? सेकेंड, दोज अमेंडमेंट दैट माइट हैव बिकम नेसेसरी ड्यू टू डिले इन द पैसेज ऑफ द बिल। वही अमेंडमेंट जो कि देरी कर रहे हैं, वही प्रोविजन जो कि देरी कर रहे हैं, अगर उनको डिलीट करने से बिल पास हो जाता है तो वो अमेंडमेंट्स कर दिए जाएंगे।
those amendments that might have become necessary due to delay in the passage of the bill and those amendments that have caused final disagreement between the two houses. क्लियर ये वाली चीज, सिर्फ इन दो केसेस में ही ये अमेंडमेंट उस बिल में कर सकते हैं, बाकी उस बिल में ऐसा नहीं होगा कि मान लो पहले लोकसभा में सरकार की कुछ और इच्छा थी कि हाँ बिल ऐसा ठीक है, लेकिन ज्वाइंट सिटिंग के एक दिन पहले सरकार को कोई सपना आ गया कि यार ये वाला प्रोविजन भी डाल देते ना और एक प्रोविजन डाल देते हैं, अभी बिल तो पास नहीं हुआ, तो ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वही अमेंडमेंट होगा जिसमें डिसएग्रीमेंट हो रहा है, सिर्फ उस प्रोविजन में अमेंडमेंट कर सकते हैं जिसमें कि डिसएग्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, या फिर वो एग्रीमेंट जहाँ पे दोनों हाउसेस की सहमति बन गई कि हाँ ये कर दीजिए तो हम पास कर देंगे। Since 1950, the provision regarding the joint sitting of the two house has been invoked only thrice. पहला Dowry Prohibition till 1960, Dowry Prohibition Act 1960, Banking Service Commission Repeal Bill 1977 and Prevention of Terrorism Bill 2002. इन 3 बार ही अभी तक जॉइंट सिटिंग हुई है। ये एक फैक्चुअल चीज हो गई, वैसे ये यूपीएससी पूछती नहीं है लेकिन बुक में था तो हमने सोचा कि एक बार कवर अप कर लेते हैं। आई होप आपको जॉइंट सिटिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। जॉइंट सिटिंग के साथ साथ में हम इस लेक्चर में जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो थी कि स्टेटस ऑफ द बिल व्हेन द लोकसभा डिसॉल्व। आई होप आपने नोट्स बनाए होंगे, नहीं बनाए होंगे तो प्लीज़ बना लीजिएगा, वरना आप ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाएंगे। तब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।